इन दिनों यह जुनून है, हर कोई अपनी पसंद की ही जॉब करना चाहता है। इस छोटी सी जिंदगी में हम हमारी जॉब किसी ऐसी जगह पर करना चाहते हैं जहां का माहौल सुखद, खुशनुमा, संजीदा, ऊर्जा से भरा हुआ, क्रिएटिव और प्रोग्रेसिव हो। इस मामले में हम समझौता नहीं करना चाहते हैं और लगातार तलाश जारी रखते हैं अपनी आइडियल जॉब की। और यही आइडियल जॉब की ख्वाहिश हमारे फोकस को फ्यूचर ओरिएंटेड कर देती है। इस वजह से जिंदगी के वंडरफुल मोमेंट्स, सुनहरे पल, वो मोमेंट्स जो हम आज अभी जी रहे हैं, जो हमारे सामने हैं, आनंद नहीं ले पाते हैं, उनका हम चूक ही जाते हैं बार बार, हर बार। एक जद्दोजहद, उमंग, उल्लास, खुशनुमा, सुखद, ऊर्जा से भरे क्रिएटिव प्रोग्रेसिव माहौल में जॉब करने की यदि महत्वपूर्ण है तो क्यों है? हम सोच भी नहीं सकते कि यह कितना महत्वपूर्ण है। खास तौर पर जब आप ये विचार करें कि लोग जागने के बाद अपने वक्त का 75% हिस्सा अपने कामकाज की गतिविधियों में लगाते हैं। जी हाँ, अपने जागने के बाद अपने वक्त का 75% हिस्सा कामकाज की गतिविधियों में लगता है। लोग काम के लिए तैयार होते हैं, काम पर जाने के लिए सफर करते हैं। जॉब या बिजनेस में वक्त देते हैं, काम धंधे के बारे में सोचते रहते हैं और नौकरी के बाद उसकी थकावट से मुक्त होने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी का इतना वक्त काम में लगाते हैं तो हमें अपने काम में मज़ा तो आना ही चाहिए और एनर्जी भी मिलनी चाहिए, है ना? विडंबना ये है कि ज़्यादातर लोग अपनी नौकरी को बोरिंग काम मानते हैं। भगवान का शुक्र है कि आज शुक्रवार है। अब भी कई लोगों के जीने का तरीका यही है। एक और सच है कि दुनिया में ऐसी कई बातें होती हैं जो हमें हमारे आइडियल जॉब के पीछे जाने से रोकती हैं। हम में से कईयों को परिवार की जिम्मेदारी संभालनी होती है और जिंदगी जीने की व्यवस्था बनाए रखनी होती है। कई लोग
जिंदगी में इतने तनावग्रस्त और दबाव में होते हैं कि उनके पास नया काम ढूंढने के लिए ना तो वक्त बचता है और ना ही एनर्जी। और कई लोग सही मौके का इंतजार ही करते रहते हैं। फिश एक क्लासिक है। लुंडिन, पॉल और क्रिस्टेंसन ने बहुत सरल, सरस, सहज लेकिन अर्थपूर्ण दमदार कहानी लिखी है। उन्होंने बहुत ही समझदारी से सफलतापूर्वक दर्शाया है कि ऑफिस में ना केवल मिलजुल कर काम को अंजाम दें, अपितु काम काज में आनंद भी लें। फिश एक ऐसी बेहतरीन कहानी है जिसमें जरा भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहा गया। बतलाया गया है कि एटीट्यूड, हमारा नज़रिया, हमारा रवैया, हमारा दृष्टिकोण ही सब कुछ है। यदि आप अपने रवैये को बदल लेते हैं तो आपका मनोबल तो बढ़ता ही है, परिणाम भी बेहतर हो जाते हैं, साथ साथ कामकाज तथा जीवन का आनंद भी बढ़ जाते हैं। इस पुस्तक में ऐसी कीज दी गई हैं जिनको इस्तेमाल कर आप अपने ऑफिस, अपने वर्क प्लेस में एक नया माहौल बनाने में कामयाब हो सकते हैं और काम की बोरियत को भी दूर कर सकते हैं। ये पुस्तक उन करोड़ों फंक्शनरीज, स्टाफ, वर्कर्स, एम्प्लॉयज सभी को समर्पित है जो अपनी नौकरी किसी ऐसी जगह पर करना चाहते हैं जहां ज़्यादा मौज मस्ती हो। फिश कहानी का ताना बाना। मेन कैरेक्टर मैरी जेन, जो फर्स्ट गारंटी फाइनेंशियल में मैनेजर हैं और वर्ल्ड फेमस फिश मार्केट पाइक प्लेस के फिश मॉन्गर लोनी की बातचीत पर मयस्सर है, जो एक फिश फिलॉसफी इजाद करती है। यह हमें सिखाती है कि एक टॉक्सिक एनर्जी डंप, ढीलों के कचरा घर को कैसे एक ऐसे वर्क प्लेस में तब्दील किया जा सकता है जो न केवल कंपनी के लिए वैल्यूज़, प्रॉफिट्स, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, वरन स्टाफ के लिए एक खुशनुमा, रचनात्मक, ऊर्जा से भरा, प्रोग्रेसिव माहौल भी बनाए और सेटिस्फाइड कस्टमर भी क्रिएट करे। फिश की कहानी हमें बतलाती है हम सभी के भीतर ऊर्जा, रचनात्मकता और जोश के गहरे स्रोत हैं और इनका इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब हम अपने काम से प्यार करने लगें, चाहे इस पल हमें वो पसंद ना हो, हम उस काम से नफरत करते हों। जब हम अपने काम से प्यार करने लगते हैं तो हम हर दिन सुख, संतुष्टि और
जीवन का अर्थ की चरम सीमा को छू सकते हैं, यही बताना इस कहानी का पर्पस है। तो आइए सुनते हैं फिश फिलॉसफी। सिएटल, सोमवार की सुबह। सिएटल का वे सोमवार उदास, ठंडा और नम, भीतर भी और बाहर भी। टीवी पर मौसम विभाग की रिपोर्ट में जो सबसे अच्छी भविष्यवाणी की गई थी वह ये थी कि दोपहर के आसपास बादल छंट सकते हैं। ऐसे उदास दिनों में मैरी जेन रैमिरेज को दक्षिणी कैलिफोर्निया याद आ जाता था। वे दिन भी क्या दिन थे। उसने अपने पिछले 3 सालों को याद करते हुए सोचा। उसके पति डैन को माइक्रो रूल की तरफ से नौकरी का बढ़िया ऑफर मिला था और मैरी को भरोसा था कि वहां पहुंचने के बाद वे भी नौकरी ढूंढ लेगी। सिर्फ 4 हफ्तों में ही उन्होंने नोटिस दिया, सामान पैक किया और नई जगह पर पहुंचकर अपने बच्चों के लिए अच्छा सा क्रच भी ढूंढ लिया। लॉस एंजलिस में मकान बेचने के लिए ये बहुत अच्छा समय था और उनका मकान तत्काल बिक गया। जैसा कि उसे भरोसा था, मैरी जेन को नौकरी मिल गई। उसे सिएटल की एक बड़ी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट गारंटी फाइनेंशियल में सुपरवाइजर का काम मिल गया था। डैन को माइक्रो रूल की नौकरी रास आ गई थी। जब वह रात को घर लौटता था तो वे जरा भी थका हुआ नहीं दिखता था। वह अपनी कंपनी के किस्से सुनाता था और ये भी बताता था कि वे कितनी तरक्की कर रहे हैं। डैन और मैरी अक्सर बच्चों को सुलाने के बाद देर रात तक बातें करते रहते थे। डैन अपनी नई कंपनी के बारे में जितना उत्साहित था, उतनी ही दिलचस्पी वे इस बात में लेता था कि मैरी का दिन कैसा गुजरा, उसके नए साथी कैसे हैं, उसकी नौकरी में क्या क्या चुनौतियां हैं। अगर कोई दोनों को देखता तो यही कहता कि वे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दूसरे के सामने आते ही उनके चेहरे पर चमक आ जाती थी। उन्होंने अपने जीवन की पूरी योजना बना ली थी, पर एक चीज के बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं था। सिएटल में आए हुए उन्हें 1 साल ही हुआ था कि डैन को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उसका एन्यूरिज्म फट गया, जो किसी रक्त वाहिनी के जन्मजात दोष के कारण होता है। होश में आने के पहले ही वे चल बसा। ये सब इतना अचानक हुआ था कि उन्हें अलविदा कहने का समय तक नहीं मिल पाया। यह 2 साल पहले की बात थी। हमें सिएटल में आए हुए अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ था। उसके दिमाग में यादों की बाढ़ सी आ गई और उसके दिल में भावनाओं का तूफान उमड़ने लगा। मैरी ने खुद को संभाला। ये मेरी
निजी ज़िंदगी के बारे में सोचने का समय नहीं है। अभी नौकरी का आधा दिन भी नहीं हुआ है और बहुत सा काम पड़ा है। फर्स्ट गारंटी फाइनेंशियल। फर्स्ट गारंटी में 3 साल तक काम करने के बाद मैरी जेन ने एक काबिल सुपरवाइज़र का खिताब पा लिया था। वे बहुत सवेरे से आकर बहुत देर रात तक काम नहीं करती थी, परंतु उसके काम करने का तरीका ही कुछ ऐसा था कि उसकी टेबल पर कोई फाइल एक दिन से ज़्यादा नहीं रुकती थी। अपने काम को वह इतने अच्छे तरीके से करती थी कि उसकी कंपनी में एक छोटी सी समस्या खड़ी हो गई। हर कोई चाहता था कि उसका काम मैरी की टेबल से होकर गुजरे। वे जानते थे कि वहाँ काम समय पर हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से होता है। उसके नीचे जो लोग काम करते थे वे भी उससे खुश थे। वे अपने स्टाफ की समस्याओं और विचारों को पूरे ध्यान से सुनती थी और इसके बदले में उसका स्टाफ उसे पसंद करता था और उसकी इज्जत करता था। अगर किसी का बच्चा बीमार होता था या कोई महत्वपूर्ण काम होता था तो वे स्टाफ के कर्मचारी को उतने समय के लिए छोड़ देती थी। मैनेजर के रूप में वे अपने डिपार्टमेंट का नेतृत्व कर रही थी, पर वे इतने सहज रूप से ऐसा काम करती थी कि जरा भी तनाव नहीं होता था। तनाव होता भी था तो सिर्फ इतना कि काम अच्छे तरीके से हो जाए। उसके सहयोगी और उसका स्टाफ उसके साथ काम करना पसंद करते थे। मैरी जेन के स्टाफ की छवि बेहतरीन कर्मचारियों की थी। इसके विपरीत तीसरी मंजिल पर एक बड़ा ऑपरेशंस ग्रुप था जिसकी छवि इसके बिल्कुल उल्टी थी। उन्हें अक्सर लापरवाह, ढीला, बेकार, बंजर जमीन, निकम्मा, उबाऊ, उनिंदा, नकारा, नकारात्मक इत्यादि का खिताब दिया जाता था। हर आदमी इस समूह से नफरत करता था। कंपनी का दुर्भाग्य था कि लगभग हर डिपार्टमेंट का काम तीसरी मंजिल से होकर गुजरता था, क्योंकि वे फर्स्ट गारंटी के समझौतों और करारों को प्रोसेस करते थे। हर आदमी ऑपरेशंस ग्रुप से किसी भी तरह के संपर्क से घबराता था। सुपरवाइज़र आपस में किस्से सुनाते थे कि तीसरी मंजिल पर क्या नया हादसा हुआ। जो तीसरी मंजिल पर जाते थे वे लौट कर बताते थे कि वे ऑफिस नहीं, मुर्दा घर है जो आपके अंदर की जान निकाल लेता है। मैरी जेन को एक घटना याद आई। एक मैनेजर ने कहा कि उसे तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। जब मैरी जेन ने पूछा कि क्यों, तो उसने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मैंने तीसरी मंजिल पर जीवन का तत्व खोज लिया है। इस पर ठहाके लगने लगे। कुछ ही हफ्तों बाद मैरी जेन को फर्स्ट गारंटी की तीसरी मंजिल पर ऑपरेशंस ग्रुप का मैनेजर बना दिया गया। मैरी जेन ने ये प्रमोशन थोड़ी अनिच्छा और सावधानी से स्वीकार की। हालांकि कंपनी को उससे बहुत आशाएं थी, लेकिन उसे इस प्रमोशन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी। वह अपनी वर्तमान नौकरी से बहुत खुश थी और डैन की मृत्यु के बाद वे इतने बड़े जोखिम लेने से भी हिचकने लगी थी। वे समूह जिसकी वे मैनेजर थी उसके साथ तब से था
जब वे डैन की मृत्यु का सदमा झेल रही थी। इस वजह से उनके बीच एक घनिष्ठ रिश्ता बन गया था। ऐसे लोगों को छोड़ने में बहुत तकलीफ होती है जिन्होंने इतने बुरे समय में आपका साथ दिया हो। मैरी जेन तीसरी मंजिल की बुरी छवि के बारे में भी बहुत चिंतित थी। अगर डैन के हॉस्पिटल के अनपेक्षित खर्चे नहीं होते तो शायद वे प्रमोशन और बढ़ी हुई तनख्वाह को स्वीकार ही नहीं करती। बहरहाल इस तरह अब वे वहां पहुंच चुकी थी, बदनाम तीसरी मंजिल पर। पिछले 2 सालों में उस कुर्सी पर बैठने वाली वह तीसरी मैनेजर थी। तीसरी मंजिल उस पद पर आने के पहले 5 हफ्तों में वे अपने काम को और अपने नए स्टाफ को समझने की कोशिश करती रही। हालांकि उसे थोड़ा ताज्जुब भी हुआ कि वह तीसरी मंजिल पर काम करने वाले कई लोगों को पसंद करती थी। फिर भी उसने जल्दी ही ये समझ लिया कि तीसरी मंजिल की जो छवि बनी थी वह सही थी। उसने तीसरी मंजिल पर 5 साल से काम कर रहे बॉब को देखा, जो 7 बार फ़ोन की घंटी बजने देता था और फिर जानबूझकर फ़ोन काट देता था। उसने मार्था को यह कहते हुए सुना कि वह कंपनी के उन लोगों को किस तरह से ठीक करती है जो उससे जल्दी काम करवाना चाहते हैं। वे उनकी फाइल को गलती से आउट बास्केट में रख देती है। हर बार जब मैरी जेन उनके कमरे में जाती थीं, वहाँ कोई न कोई आदमी ऊँघता ही नजर आता था। ज़्यादातर सुबह को ये देखने में आता था कि काम शुरू होने के समय के बाद 10 से 15 मिनट बाद तक फ़ोन बजता रहता था और कोई फ़ोन नहीं उठाता था, क्योंकि स्टाफ देर से आता था। जब उनसे देरी का कारण पूछा जाता था तो उनके बहाने ढेर सारे और लचर होते थे। हर चीज़ धीमी गति से ही होती थी। तीसरी मंजिल को ढीला कहना बिल्कुल सही था। मैरी जेन की समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। वे केवल इतना ही जानती थी कि उसे कुछ करना चाहिए और जल्दी ही करना चाहिए। पिछली रात को जब बच्चे सो गए थे, तब मैरी जेन ने अपनी डायरी में अपनी स्थिति के बारे में लिखा था। उसने डायरी में पिछली रात लिखे शब्दों को पढ़ा। शुक्रवार को बाहर का मौसम ठंडा और नीरस था, परंतु मेरे ऑफिस का माहौल तो नीरस से भी गया बीता था। वहाँ कोई ऊर्जा ही नहीं थी। कई बार तो यकीन ही नहीं होता कि तीसरी मंजिल पर जीते जागते इंसान काम कर रहे हैं। जिंदगी के थोड़े बहुत लक्षण तब दिखते थे जब किसी की शादी हो या बेबी शावर का जिक्र हो। अपने काम को लेकर वे कभी उत्साहित नहीं होते। मेरे पास 3 कर्मचारी हैं और वे कम तनख्वाह में ढीले तरीके से अपना काम निपटाते हैं। कई लोग इसी ढीलेपन से सालों से काम करते आ रहे हैं और वे पूरी तरह से ऊब चुके हैं। वे लोग भले दिखते हैं, परंतु उनमें कभी जो चिंगारी रही होगी वे अब पूरी तरह राख बन चुकी है। यहाँ का माहौल इतना बुझा बुझा है कि नए आने वाले कर्मचारियों का जोश जल्दी ही हवा हो जाता है। जब भी मैं
ऑफिस में से होकर गुजरती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे ऑफिस में से सारी ऑक्सीजन निकाल ली गई हो। मुझे सांस लेने में भी तकलीफ होती है। पिछले हफ्ते मुझे 4 ऐसे क्लर्कों का पता चला जिन्होंने 2 साल पहले लगे कंप्यूटर सिस्टम का अब तक उपयोग ही नहीं किया था। उनका कहना था कि उन्हें पुराने तरीके से काम करना ही अच्छा लगता है। ना जाने आगे मेरा पाला किस तरह के अजूबों से पड़ने वाला है। मुझे लगता है कि बहुत से बैकरूम ऑपरेशंस इसी तरह के होते होंगे। यहाँ पर रोमांचित होने के लिए ज़्यादा कुछ है भी नहीं, केवल बहुत सारे सौदे हैं जिन्हें प्रोसेस किया जाना है। पर यहाँ का माहौल सुधारा जा सकता है। मुझे कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा ताकि मैं उन्हें यह बता सकूं कि हमारा काम कंपनी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारे काम की बदौलत ही दूसरे डिपार्टमेंट के लोग कंपनी के ग्राहकों की सेवा कर पाते हैं। हालांकि हमारा काम पूरी कंपनी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, फिर भी ये पर्दे के पीछे होता है और इसलिए कोई इसका गुणगान नहीं करता। यह संगठन का ऐसा अदृश्य हिस्सा है जो कंपनी के राडार स्क्रीन पर नज़र भी नहीं आता। अगर यह इतना बदनाम और बुरा नहीं होता, और मेरा यकीन कीजिए ये बुरा है। हम में से कोई भी इस डिपार्टमेंट में इसलिए नहीं आया है क्योंकि वह इस काम से प्यार करता है। इस मंजिल पर मैं अकेली ही ऐसी नहीं हूँ जिसे पैसे की समस्याएं हों। कई महिलाएं और एक पुरुष अपने बच्चों के अकेले अभिभावक हैं। जैक के बीमार पिता भी उसके साथ अभी अभी रहने आ गए हैं। बोनी और उसके पति के घर पर उनके 2 नाती हमेशा के लिए रहने आ चुके हैं। हम यहाँ पर 3 कारणों से हैं: तनख्वाह, सुरक्षा और नौकरी के दूसरे लाभ। मैरी जेन ने डायरी में लिखे आखिरी वाक्य पर विचार किया। बैकरूम ऑपरेशंस जिंदगी भर की नौकरी थी। तनख्वाह पर्याप्त थी और नौकरियां भी सुरक्षित ही थी। अपने ऑफिस के बाहर डेस्कों और कुर्सियों की कतारों को देखते हुए उसने कुछ सवालों पर विचार किया। क्या मेरा स्टाफ जानता है कि जिस सुरक्षा का उन्हें इतना विश्वास है वे केवल एक भ्रम है? क्या वे ये समझ पाए हैं कि बाजार की ताकतें किस हद तक इस उद्योग को नया आकार दे रही हैं? क्या वे ये समझते हैं कि इस कंपनी को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को अपने आप को बदलने की ज़रूरत है? क्या वे ये जानते हैं कि अगर हम नहीं बदलेंगे तो अंततः हम सभी को कोई दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी? वे जवाब जानती थी, नहीं 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 नहीं। उसके स्टाफ के लोग अपनी कार्यशैली बदलने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। उन्हें बैकरूम में काम करते हुए बहुत ज़्यादा समय हो चुका था। वे केवल अपनी नौकरियां बजा रहे थे और ये आशा कर रहे थे कि बदलाव के पहले ही उनका रिटायरमेंट आ जाए। और उसके खुद के बारे में क्या उसका नज़रिया अलग है? फ़ोन की घंटी उसे वर्तमान में ले आई। उस फ़ोन के बाद 1 घंटे तक
आग बुझाने की कार्रवाई चलती रही। पहले तो उसे पता चला कि एक महत्वपूर्ण ग्राहक की फाइल गुम हो गई थी और ऐसी अफवाह थी कि वे फाइल आखिरी बार तीसरी मंजिल पर देखी गई थी। इसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट का एक आदमी आकर हल्ला मचाने लगा क्योंकि कोई उसके फ़ोन का जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। तीसरी मंजिल के कर्मचारी फ़ोन पर बार बार होल्ड बटन दबा देते थे, इसलिए उसे खुद ही ऊपर आना पड़ा। फिर लीगल डिपार्टमेंट से एक कर्मचारी ने आकर शिकायत की कि उसका फ़ोन लगातार 3 बार काट दिया गया था और एक स्टाफ मेंबर में जो बीमारी के कारण आज छुट्टी पर था, उसने अभी तक एक महत्वपूर्ण काम करके नहीं दिया था, जबकि उसे वह काम बहुत पहले करके देना चाहिए था। जब सुबह की आखिरी आग बुझ गई तो मैरी जेन अपने लंच को लेकर दरवाजे की तरफ चल दी। ढीलों का कचरा घर, टॉक्सिक एनर्जी डंप। मैरी जेन पिछले 5 हफ्तों से लंच के लिए ऑफिस के बाहर जाने लगी थी। वह जानती थी कि ऑफिस के कॉफ़ी हाउस में लंच लेने का मतलब था तीसरी मंजिल की बुराई सुनना। कंपनी के लोग अब भी लंच पर कंपनी की कमियों पर किस्से सुनाते समय तीसरी मंजिल के लोगों का मजाक उड़ाते होंगे। अब तीसरी मंजिल की बुराई या शिकायत सुनना उसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि अब वे भी तीसरी मंजिल पर पहुंच गई थी। उसे कुछ ताज़ी हवा की ज़रूरत थी। ज़्यादातर समय वे अपना लंच लेने के लिए पहाड़ी से उतरकर तालाब के पास जाया करती थी। वहाँ वे खाना खाते समय पानी की ओर निहारती या फिर छोटी छोटी दुकानों के चारों तरफ जमा पर्यटकों को देखती। ये बहुत शांत जगह थी और यहाँ पहुंचकर वे प्रकृति की गोद में पहुंच जाती थी। वे अपने ऑफिस से 2 कदम बाहर ही निकली थी, तभी उसे अपने फ़ोन की खास घंटी बजती सुनाई दी। उसने सोचा शायद क्रिच से फ़ोन होगा। सुबह स्टेसी की नाक बह रही थी, इसलिए उसने अपने ऑफिस की तरफ दौड़ लगा दी और चौथी घंटी पर फ़ोन उठा लिया। उसने घबराई आवाज़ में कहा, मैरी जेन, मैरी जेन, मैं बिल बोल रहा हूँ। अपने नए बॉस की आवाज़ सुनते ही वे चकरा गई कि अब क्या हुआ। तीसरी मंजिल पर प्रमोशन लेने से पहले उसे जिन परेशानियों का अंदेशा था, उनमें से बिल भी एक था। उसकी छवि एक खड़ूस बॉस की थी और जहाँ तक उसका अनुभव था, उसकी छवि सही थी। वे आदेश देता था, सामने वाले की बात को बीच में ही काट देता था और पुचकारते हुए काम की प्रगति के बारे में पूछता था, जिससे उसके मातहत चिढ़ जाते थे। मैरी जेन, क्या आप स्टैंटन प्रोजेक्ट पर काम करना जारी रख रही हैं? जैसे कि वे ये जानते ही ना हो, 2 साल में यहाँ पर मैरी जेन तीसरी मैनेजर थी और वे ये समझ चुकी थी कि समस्या सिर्फ तीसरी मंजिल के कर्मचारी ही नहीं है, बिल भी एक समस्या है। मैं अभी अभी कंपनी के बड़े अधिकारियों की एक मीटिंग से लौटा हूँ और मैं तुमसे इसी दोपहर को मिलना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल, कोई ख़ास बात? कंपनी के उच्च अधिकारियों का मानना है कि अब हमारे लिए कठिन समय आने वाला है और बचे रहने के लिए
हम में से हर एक को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। इन्हीं कर्मचारियों से हमें ज़्यादा काम करवाना होगा या फिर हमें कंपनी में बदलाव करना होगा। हमने कुछ विभागों के घटिया काम कर बारे में चर्चा की, जहां ऊर्जा और मनोबल का स्तर इतना कम है कि इससे सभी पर बुरा असर पड़ता है। मैरी जेन के माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि आगे क्या कहा जाएगा। बॉस ऑफिस में जोश पर हुए एक सेमिनार में गए थे और वहाँ से आने के बाद वे ऑफिस का माहौल बदलना चाहते हैं। मैं ये तो नहीं बता सकता कि अकेली तीसरी मंजिल को ही निशाना क्यों बनाया गया, पर बॉस मानते हैं कि तीसरी मंजिल ही सबसे बड़ी समस्या है। क्या उन्होंने केवल तीसरी मंजिल को ही निशाना बनाया? उन्होंने ना सिर्फ तीसरी मंजिल को निशाना बनाया, बल्कि उन्होंने इसे एक विशेष नाम भी दिया। उन्होंने इसे टॉक्सिक एनर्जी डंप, ढीलों का कचरा घर कहा। मैं अपने किसी डिपार्टमेंट को ढीलों का कचरा घर कहा जाना पसंद नहीं करता। ये ज्यादती है और हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। ढीलों का कचरा घर? हाँ, और बॉस ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए कि मैं वहाँ का माहौल सुधारने के लिए क्या कर रहा हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मैं भी उनकी तरह चिंतित हूँ और इसीलिए समस्या को सुलझाने के लिए मैंने तुम्हें वहाँ भेजा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि इस बारे में उन्हें लगातार जानकारी दी जाए। तो क्या तुमने समस्या को सुलझा लिया है? क्या उसने समस्या को सुलझा लिया है? उसे अभी वहां आए हुए सिर्फ 5 हफ्ते ही तो हुए हैं। अभी तक तो नहीं, उसने कहा। तो तुम्हें यह काम तेजी से करना पड़ेगा मैरी जेन। अगर तुम यह काम नहीं कर सकती हो तो मुझे बता देना, ताकि मैं किसी दूसरे को इस काम पर लगा दूं। बॉस का पक्का विश्वास है कि हम सभी को नौकरी में ज़्यादा ऊर्जा, लगन और उत्साह दिखाने की ज़रूरत है। मुझे ये तो नहीं पता कि तीसरी मंजिल पर लगन और उत्साह क्यों नहीं है। वहाँ पर जो काम किया जाता है उसमें रॉकेट साइंस की तरह किसी विशेषज्ञता की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी क्लर्कों की फौज से मैं बड़ी बड़ी आशाएं नहीं करता। मुझे लगता है तीसरी मंजिल के बारे में इतने लंबे समय से मजाक किए जा रहे हैं कि बॉस को लगता है अगर वहाँ का माहौल सुधर जाए तो हम समस्या को सुलझा लेंगे। तुम कब मिल सकती हो? 2 बजे? 2:30 बजे ठीक है। बिल्कुल। बिल ने उसकी आवाज़ में हताशा को सुन लिया होगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरी जेन, तुम सिर्फ इस काम में जुट जाओ। उसे झेलना आसान नहीं है, उसने फ़ोन रखते हुए सोचा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वे मेरा बॉस है और समस्या वास्तविक है, पर यह सुनना बुरा तो लगता ही है। रूटीन में बदलाव। जब मैरी जेन दोबारा लिफ्ट की तरफ बढ़ी तो उसके दिमाग में ज्वालामुखी फट रहा था। हमेशा की तरह पहाड़ी से उतरकर तालाब के किनारे पर जाने की बजाय वे दाहिनी तरफ मुड़ी। वे ज़्यादा लंबा घूमना चाहती थी। उसके दिमाग में ढीलों का कचरा घर बार बार घूमता रहा। ढीलों का कचरा घर। अब आगे
और ना जाने क्या क्या कहा जाएगा। वह फर्स्ट स्ट्रीट पर चल रही थी कि तभी उसने अपने दिमाग में एक आवाज़ सुनी, तीसरी मंजिल के ढीलेपन से तो तुम भी चिढ़ती हो, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैरी जेन चलते चलते एक ऐसे इलाके में पहुंच गई जो उसके लिए नया था। तभी उसे लोगों के ठहाके और हंसी सुनाई दी और वे ये देखकर हैरान हो गई कि उसकी बाईं तरफ बाजार था। उसने इसके बारे में सुना था, पर पैसे की तंगी के कारण वे इस तरह के बाजार से दूर ही रहती थी। कंजूसी से जीने की आदत उसे इसलिए पड़ी क्योंकि अभी मेडिकल बिलों का भुगतान पूरा नहीं हुआ था। इसलिए बेहतर यही था कि वे इस तरह के बाजारों से दूर रहे। वे इस इलाके से कार में बैठकर तो गुजरी थी, परंतु वहाँ कभी पैदल नहीं घूमी थी। जब वे पाइक प्लेस के पास पहुंची तो उसने देखा कि फिश बेचने की एक दुकान पर अच्छे कपड़े पहने हुए बहुत से लोगों की भीड़ लगी थी और सारे लोग हंस रहे थे। हालांकि पहले तो अपनी दशा की गंभीरता को देखते हुए उसे हंसी अच्छी नहीं लगी। वे लगभग दूसरी तरफ मुड़ गई। तभी उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, थोड़ी बहुत हंसी से मैं तरोताजा हो सकती हूँ। और ये सोचते ही वे भीड़ के करीब आ गई। फिश बेचने वाला एक आदमी चिल्ला रहा था, गुड आफ्टरनून दही खाने वालों। दर्जनों अच्छे कपड़े पहने लोगों ने अपने दही के कप हवा में उठा दिए हैं। हे भगवान, उसने सोचा, मैं कहाँ आ गई हूँ। दुनिया भर में मशहूर पाइक प्लेस फिश मार्केट। क्या वे फिश हवा में उड़ रही थी? उसे लगा जैसे उसकी आंखें उसे धोखा दे रही थी। फिर यह दोबारा हुआ। दुकान के एक कर्मचारी ने, जिन्हें उनकी सफ़ेद एप्रन और काले रबड़ के जूतों से पहचाना जा सकता था, एक बड़ी फिश उठाई, उसे 20 फीट ऊपर उठाए गए काउंटर की तरफ उछाला और वे चिल्लाया, एक सालमन फिश मिनेसोटा की तरफ उड़ रही है। फिर सभी कर्मचारियों ने एक स्वर में दोहराया, एक सालमन फिश मिनेसोटा की तरफ उड़ रही है। काउंटर के पीछे खड़े आदमी ने उस उड़ती हुई फिश को आश्चर्यजनक रूप से एक हाथ से कैच कर लिया। फिर उसने वहां मौजूद लोगों का सिर हिलाकर अभिवादन किया, जो उसकी कुशलता पर तालियां बजा रहे थे। वहां मस्ती भरा जोरदार माहौल था। उसके दाहिनी तरफ दूसरा कर्मचारी एक छोटे बच्चे को खेल खेल में चिढ़ा रहा था। वे बड़ी मछली के मुंह को इस तरह से हिलाता था कि बच्चे को लगता था जैसे मछली बोल रही है। एक थोड़ा बूढ़ा आदमी, जिसके सफ़ेद बाल कम ही बचे थे, चारों तरफ घूमते हुए चिल्ला रहा था, सवाल सवाल सवाल, फिश के बारे में सवालों के जवाब। कैश रजिस्टर पर बैठा एक युवा कर्मचारी केकड़ों को इधर से उधर कर रहा था। AARP का कार्ड लिए हुए 2 सदस्य बेतहाशा हंस रहे थे। जब फिश बेचने वाला सेल्समैन उस फिश के साथ बातें करने लगा जो उन्होंने खरीदी थी, वहाँ के लोगों पर जैसे पागलपन का दौरा पड़ गया था। उसे यहाँ मज़ा आ रहा था और अब वे तनाव मुक्त महसूस कर रही थी। उसने लोगों को हवा में दही के कप उठाए हुए देखा और सोचा, ऑफिस के कर्मचारी, क्या वे लंच के समय सचमुच फिश खरीदते हैं या वे सिर्फ यहाँ का मज़ेदार माहौल देखने आते हैं?
मैरी जेन को ये पता नहीं था कि फिश बेचने वाले एक आदमी ने उसे भीड़ में देख लिया था। उसकी उत्सुकता और गंभीरता में कुछ ऐसी बात थी जिसके कारण वह चलकर उसके पास आया। क्या बात है? क्या आपके पास दही नहीं है? वह पलटी और उसने लंबे काले घुंघराले बालों वाले एक आकर्षक नौजवान को अपने पास खड़े हुए देखा। वे उसकी तरफ ध्यान से देख रहा था और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसने हकलाते हुए कहा, मेरे बैग में दही नहीं है, परंतु मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। क्या आप यहाँ पहली बार आई हैं? हाँ, आमतौर पर मैं लंच के लिए तालाब के किनारे जाया करती थी। मैं समझ सकता हूँ, तालाब के किनारे बहुत शांति का माहौल होता है। यहाँ पर ज़्यादा शांति नहीं है, ये बात तो तय है। तो आज आप यहाँ कैसे आ गई? उसके दाहिनी तरफ एक फिश बेचने वाला चिल्ला रहा था, कौन फिश खरीदना चाहता है? दूसरा एक युवती को चिढ़ाने में जुटा था। एक केकड़ा मैरी जेन के सिर के ऊपर से तैरता हुआ निकला। 6 केकड़े मोंटाना की तरफ उड़ रहे हैं, किसी ने चिल्लाया। 6 केकड़े मोंटाना की तरफ उड़ रहे हैं, उन सभी ने दोहराया। एक फिश सेल्समैन कैश रजिस्टर के पीछे डांस कर रहा था। मैरी जेन ने चारों तरफ एक नियंत्रित पागल खाना था। ऐसा लगता था जैसे कोई मेला लगा हुआ हो, पर वहां पागल खाने या मेले से ज्यादा मजा आ रहा था। परंतु उसके बगल में खड़ा हुआ फिश सेल्समैन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। वे उसके जवाब का आराम से और धीरज से इंतजार कर रहा था। हे भगवान, मैरी जेन ने सोचा, वे मेरे जवाब में सचमुच रुचि ले रहा है, लेकिन मैं एक अजनबी को अपनी नौकरी की समस्याएं कैसे बता सकती हूं? पर उसने किया यही। उसका नाम लॉनी था। उसने तीसरी मंजिल की उसकी समस्या को बहुत ध्यान से सुना। उस पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा कि एक उड़ती हुई फिश एक रस्सी से टकरा गई और उनके दाईं तरफ जमीन पर गिर गई। जब मैरी ने अपने कर्मचारियों की समस्याओं का वर्णन किया तो वे पूरी गंभीरता से सुनता रहा। तब उसने अपनी कहानी खत्म की तो मैरी ने लॉनी की तरफ देखा। तो मेरे ढीलों के कचरा घर के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या कहानी है? मैं भी बहुत सी सड़ी हुई जगहों पर काम कर चुका हूं। वास्तव में यह जगह भी पहले बहुत नीरस हुआ करती थी, पर अब आप इस मार्केट में क्या अनुभव करती हैं? शोर, एक्शन और ऊर्जा, उसने बिना झिझके कहा। और इस ऊर्जा के बारे में आपके क्या विचार हैं? मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे ये सचमुच बहुत पसंद है, मैरी जेन ने कहा। मुझे भी। मैं तो अब बिगड़ चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस अनुभव के बाद मैं अब किसी साधारण मार्केट में काम कर सकता हूँ। जैसा मैंने पहले ही कहा है, ये मार्केट शुरू में ऐसा नहीं था। कई सालों तक ये भी ढीलों का कचरा घर हुआ करता था। फिर हमने चीज़ों को बदलना चालू किया और उसका नतीजा ये निकला। क्या इस तरह की ऊर्जा आपके ऑफिस को बदल सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल बदल देगी। ऐसी ही ऊर्जा तो हमें उस कचरा घर में चाहिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे ये बताने में खुशी होगी कि ये फ़िश मार्केट बाकी फ़िश मार्केट से किस तरह अलग है। कौन जाने,
आपको इससे कुछ काम का विचार मिल जाए। परंतु हमारे पास उछालने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें तो बोरिंग काम करना पड़ता है। हम में से ज़्यादातर लोग, जरा रुकिए, यह सिर्फ फिश उछालने की बात नहीं है। यह सच है कि आपका बिजनेस अलग है और ऐसा लगता है कि आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। मैं मदद करना चाहूँगा। हो सकता है कि आपको हमारी इस कहानी से कुछ विचार मिल जाएं कि हमने किस तरह इस फिश मार्केट को विश्व प्रसिद्ध पाइक प्लेस फिश मार्केट बना दिया। क्या आपको ये नहीं सीखना चाहिए कि किस तरह किसी डिपार्टमेंट में जान फूंकी जाती है और माहौल को खुशनुमा बनाया जाता है? हाँ, बिल्कुल। परंतु आप मेरे लिए ये क्यों करेंगे? इस छोटे फिश मार्केट समुदाय का हिस्सा होने के नाते और आपने यहाँ जो अनुभव किया है उसने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। मैं आपको अपनी व्यक्तिगत कहानी सुनाकर बोर नहीं करूँगा, पर यह सच है कि जब मैं यहाँ आया था तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरह चौपट थी। यहाँ काम करने से मेरी ज़िंदगी बच गई। ये तर्क लचर लगेगा, परंतु मुझे लगता है कि मुझे इस खुशनुमा ज़िंदगी के प्रति अपनी कृतज्ञता दर्शाने के लिए दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपने अपनी समस्या बताकर मेरे लिए रास्ता आसान कर दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको यहाँ अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। हमने यहाँ बहुत ऊर्जावान माहौल बना रही। जब वे ऊर्जा शब्द कह रहा था तो एक केकड़ा उड़ रहा था और कोई टेक्सास के अंदाज में बोल रहा था, 5 केकड़े विस्कॉन्सिन की तरफ उड़ रहे हैं। इसके बाद सामूहिक गूंज सुनाई दी, 5 केकड़े विस्कॉन्सिन की तरफ उड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, उसने जोर से हंसते हुए जवाब दिया। अगर इस फिश मार्केट में कोई खास बात है तो वह है ऊर्जा। तो हमारा सौदा पक्का हुआ। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा और यह महसूस किया कि उसे लंच के समय तक ऑफिस पहुंचने के लिए तेज तेज चलना होगा। उसे जरा भी संदेह नहीं था कि उसके आने और जाने के समय पर उसके स्टाफ की पूरी नज़र होगी। लॉनी ने उसे घड़ी देखते हुए देखा और उसने कहा, अरे आप कल अपनी लंच की छुट्टी में क्यों नहीं आ जाती? और कल दही के 2 कप लाना मत भूलना। वे मुड़ा और उसने तत्काल वाइकिंग जैकेट पहने हुए एक युवक की मदद करना शुरू कर दिया, जिसे कॉपर रिवर साल्मन फिश और किंग साल्मन फिश में फ़र्क समझ में नहीं आ रहा था। फिश फिलॉसफी ऐसी कीज़ प्रोवाइड कराती है जिनको इस्तेमाल कर आप अपने ऑफिस में एक नया माहौल बना सकते हैं और आप अपने काम से प्यार करने लगते हैं। जब आप अपने काम से प्यार करने लगते हैं तो आप हर दिन सुख, जीवन का अर्थ और संतुष्टि की चरम सीमा को छू सकते हैं। फिश फिलॉसफी को समझना जारी रखेंगे नेक्स्ट अपलोड के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब, like and share.